कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती रफ्तार के बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। इसके साथ ही पीएम सीसीएस और सीसीईए की बैठक करेंगे। इस बैठक में देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बात हो सकती है। उधर दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुंबई में लॉकडाउन लगाने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ ही बिहार समेत कई राज्यों ने नई पाबंदियों को लगाया है। सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार के साथ समाज सुधार यात्रा को स्थगित कर दिया है। कोरोना महामारी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट में। देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के 23 नए मामले मिले। इसमें से नोएडा में भी ओमिक्रॉन के पहले केस की पुष्टि हुई है। कल महाराष्ट्र में 75 नए केस मिले, जबकि दिल्ली में 149 केस मिले। तेलंगाना में 10 और आंध्र प्रदेश में 7 ओमिक्रॉन के नए संक्रमितों की पहचान हुई। देश में एक्टिव ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या करीब 1400 हो चुकी है। मुंबई में कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए शहर में लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने ऐसे ही संकेत दिए हैं। मेयर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को नियम कायदे के मुताबिक अगर मुंबई में 20,000 से ज्यादा नए मामले आए तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। कल मुंबई में करीब 11,000 नए केस मिले, जबकि पूरे महाराष्ट्र में कल करीब 18,500 संक्रमित मिले हैं। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 66,000 के पार हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए अब हर शनिवार और रविवार को दिन में भी कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। इसके साथ नाइट कर्फ्यू भी 1 घंटा पहले रात 10 बजे से कर दिया गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब मेट्रो और बसें पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन बिना मास्क एक भी शख्स को एंट्री नहीं दी जाएगी। जरूरी सेवाओं को छोड़ सरकारी और निजी सेक्टर के दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ ही कर्मचारी काम करेंगे। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के करीब 5500 नए केस सामने आए। कल सोमवार की तुलना में करीब 1400 केस ज्यादा आए। सबसे बड़ी चिंता संक्रमण दर को लेकर है, जो 8.5% तक पहुंच गई है। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने सभी निजी अस्पताल और निजी नर्सिंग होम के कुल क्षमता का कम से कम 40% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने के निर्देश दिए हैं। बिहार में आपदा प्रबंधन कमेटी के साथ बैठक के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में कल से 21 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। संक्रमण को देखते हुए राज्य में धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, पार्क को बंद कर दिया गया है। 8वीं तक के स्कूल भी 21 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल आधी क्षमता के साथ चलेंगे। सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस 50% कर्मचारियों के साथ चलेंगे। पटना के एनएमसीएच अस्पताल में कोरोना संक्रमित डॉक्टरों की तादाद 227 हो गई है। मंगलवार को जूनियर और सीनियर को मिलाकर 59 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले। 28 दिसंबर को एनएमसीएच में आईएमए का कार्यक्रम हुआ था। इसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टरों के संक्रमित होने से उस कार्यक्रम में शामिल देश भर के डॉक्टरों की नींद उड़ गई है। बिहार में कल 893 नए केस मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 565 पटना में मिले। यूपी में कल कोरोना के 992 नए केस मिलने के बाद योगी सरकार ने राज्य में कक्षा 10 तक के सभी स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद करने का फैसला किया है। इसके साथ कल से नाइट कर्फ्यू भी अब रात 11 बजे के बजाय 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चलेगा। जिम, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। शादियों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। इस बीच नोएडा में कल 135 कोरोना के नए मामले मिले। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पंजाब की चन्नी सरकार ने भी राज्य में 15 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। बार, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और स्पा में 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। स्कूल, कॉलेज के साथ जिम भी 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। राज्य में सरकारी और निजी दफ्तरों में टीके की दोनों डोज लेने वाले ही कर्मचारियों को आने की इजाजत होगी। कल पंजाब में 1000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कल एक दिन में करीब 1100 कोरोना के नए केस आने के बाद भूपेश बघेल सरकार की चिंता बढ़ा दी है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ में रैली, जलसा, जुलूस के साथ धार्मिक और किसी भी तरह के खेल आयोजनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राज्य में पहले से ही नाइट कर्फ्यू जारी है। सीएम बघेल ने लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है। देश के 6 राज्यों में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार से चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। कई मशहूर राजनीतिक हस्तियां भी अब कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। उधर अमेरिका में एक दिन के अंदर 10 लाख नए केस सामने आने के बाद आशंका जताई जा रही है कि केसों में 95% मामले ओमिक्रॉन के हो सकते हैं। और इसी बीच फ्रांस में करीब 3 लाख केस आने के बाद वहां की सरकार भी लॉकडाउन लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना के कोहराम।
राजनीतिक हस्तियां भी कोरोना की चपेट में आ रही हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं और उसके बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी संक्रमित पाए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो के साथ उनकी पत्नी और पिता भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। महाराष्ट्र में मंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना सांसद अरविंद सावंत भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। महाराष्ट्र के बाद देश में सबसे ज्यादा नए केस पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं। कई पाबंदियों के बावजूद पश्चिम बंगाल में 9,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले हैं। दिल्ली के अलावा कल जिन राज्यों में चिंताजनक आंकड़े आए उनमें पश्चिम बंगाल में 9,073, केरल में 3,640, तमिलनाडु में 2,731 और कर्नाटक में 2,479 नए संक्रमित मिले हैं। कर्नाटक में अगले 2 हफ्ते के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। जम्मू की माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 140 छात्र कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कल 820 छात्रों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 140 पॉजिटिव आए। देश के अलग अलग हिस्सों के स्कूल कॉलेज में कोरोना पांव पसार चुका है। 2 दिन पहले पंजाब के पटियाला मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा छात्र पॉजिटिव मिले थे। कल लुधियाना के डीएमसी के नर्सिंग कॉलेज के 41 स्टूडेंट कोरोना संक्रमित मिले। दुनिया भर में कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण की रफ्तार और इसको लेकर फैली दहशत के बीच भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की जनरल बॉडी की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। कोरोना काल में कई विकासशील देशों की आर्थिक सेहत पर बुरा असर पड़ा है। भारत इस आपात बैठक में WTO के प्रस्तावित पैकेज पर चर्चा चाहता है। WTO के राहत पैकेज में पेटेंट से छूट का प्रस्ताव भी शामिल है। एक तरफ देश और दुनिया में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के श्रम कल्याण मंत्री सुनील भराला ने ओमिक्रॉन को लेकर बेतुका बयान दिया है। हापुड़ में बिना मास्क पहने मंत्री सुनील भराला ने कहा कि ओमिक्रॉन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कोई बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि खांसी जुकाम की तरह ही है। इससे डरकर घर पर बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अमेरिका में एक दिन में 10 लाख कोरोना के केस आने के बाद हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेरिकी रोग नियंत्रण विभाग ने अनुमान लगाया है कि मौजूदा कोरोना संक्रमितों में से करीब 95% मामले ओमिक्रॉन के हो सकते हैं। इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि कोरोना किसी को भी हो सकता है, लेकिन अब इससे गंभीर रूप से बीमार होने की संभावना बहुत कम है। उन्होंने कहा कि टीका नहीं लेने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। ब्रिटेन में कल 2,18,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले। इसमें से ज्यादातर में ओमिक्रॉन के मामले हो सकते हैं। इस बीच ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कल कहा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े 1 लाख कर्मचारियों को हर दिन कोरोना टेस्ट के लिए पर्याप्त मात्रा में टेस्ट किट मुहैया कराए जाएंगे। इसमें फूड सप्लाई, ट्रांसपोर्ट और बॉर्डर फोर्स से जुड़े लोग शामिल हैं। ब्रिटेन अब भी लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। फ्रांस में पिछले कुछ दिनों से औसतन हर दिन 2 लाख नए केस आ रहे हैं। कल भी फ्रांस में 2,71,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले। आशंका जताई गई है कि हर दिन आने वाले केसों की संख्या 3 लाख से ज्यादा भी हो सकती है। इस बीच फ्रांस में कोरोना का नया वेरिएंट IHU भी मिला। IHU के 12 संक्रमितों की पहचान हुई है। हालात गंभीर होने के बावजूद आर्थिक संकट से बचने के लिए फ्रांस की सरकार लॉकडाउन के बजाय वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलग अलग शहरों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जियान प्रांत के बाद 12 लाख की आबादी वाले शहर यूझोउ में भी संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। उधर जियान में 2 हफ्ते पहले से लॉकडाउन में रह रहे लोगों के सामने खाने पीने के सामान का बड़ा संकट पैदा हो गया है। भुखमरी जैसे हालात को लेकर लोग सोशल मीडिया के जरिए गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। पीएम मोदी आज पंजाब को देंगे कितने हजार करोड़ की सौगात। कानपुर में गडकरी की जनसभा में क्या होगा ऐलान। नीट PG काउंसिल पर आज सुप्रीम सुनवाई और समुद्र में मछुआरों ने क्यों लगाई 6 नावों में आग। देश की सभी अहम खबरें दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र के बाद। पीएम मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर में जनसभा करेंगे और 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और अमृतसर ऊना खंड को 4 लेन का बनाना भी शामिल है। पीएम मोदी फिरोजपुर में PGI सैटेलाइट सेंटर और कपूरथला और होशियारपुर में 2 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी को 14,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। कानपुर में आयोजित कार्यक्रम में 8,406 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और 6,223 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें प्रमुख रूप से कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होगा। नीट PG काउंसिलिंग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। केंद्र के अनुरोध पर चीफ जस्टिस ने ये बेंच गठित की है। काउंसिलिंग में देरी को लेकर दिल्ली समेत देश भर में विभिन्न अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है। राजधानी लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक दलित युवक के कपड़े उतारकर जमकर पीटा और उसे गंभीर हालत में खेत में फेंक दिया। पीड़ित के लड़के ने न्याय की गुहार लगाते हुए पिता का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है।
मुंबई में बुल्लीबाई ऐप मामले की तार अब उत्तराखंड से भी जुड़ गए हैं। पुलिस ने इस मामले में उधम सिंह नगर से एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के बुल्लीबाई ऐप केस में मुख्य सरगना होने का संदेह है। इससे पहले पुलिस ने बेंगलुरु से इंजीनियरिंग के एक छात्र को गिरफ्तार किया था। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में 6 दिनों में 1.5 करोड़ से अधिक रिकॉर्ड आय हुई है। ये पिछले साल के अंतिम 4 दिन और इस साल के शुरुआती 2 दिनों की आय है। सबसे अधिक दान 30 लाख रुपए 1 जनवरी को मिला है। महाकाल मंदिर में नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर के पास समुद्र में मछुआरों के 2 गुटों की जमकर लड़ाई हुई। इसके बाद एक गुट ने 6 नावों में आग लगा दी। इस इलाके में मछुआरों के बीच समुद्र में जाल बिछाने को लेकर विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि कुछ मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए गैर कानूनी तरीके से रिंग नेट बिछाकर रखा है, जिसके चलते बवाल हो गया है। जोहान्सबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन आज भारत दूसरी पारी में 2 विकेट पर 85 रन से आगे खेलेगा। चेतेश्वर पुजारा 35 रन और अजिंक्य रहाणे 11 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत के पास इस समय 58 रनों की बढ़त है। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 229 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए शार्दुल ठाकुर ने 61 रन देकर 7 विकेट चटकाए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। कई इलाकों में 6 इंच तक मोटी बर्फ की परत बिछ गई है। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, बारामूला, कुपवाड़ा के पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी होगी। श्रीनगर में 5 से 8 जनवरी तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अखिलेश की अयोध्या यात्रा पर क्यों शुरू हुई सियासत? पश्चिमी यूपी की सियासी जंग कब निकलेगा जयंत करत? सीएम चन्नी की कोरोना पॉलिटिक्स क्या है? देश में जारी राजनीतिक घमासान से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं सियासी संग्राम में। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले रामकृष्ण का मुद्दा फिर गर्मा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 8 और 9 जनवरी को अयोध्या दौरे पर रहेंगे। अखिलेश यादव 8 जनवरी की रात्रि अयोध्या में ही रहेंगे और 9 जनवरी को विजय यात्रा निकालेंगे। बीजेपी ने उनकी अयोध्या यात्रा पर तंज कसा है। सीएम योगी ने अखिलेश के भगवान कृष्ण वाले सपने पर पलटवार किया है। कहा, कृष्ण ने उनसे यह भी कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, गोकुल, बरसाना और वृंदावन के लिए कुछ क्यों नहीं किया। अखिलेश ने कहा था कि उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी भी अगले सप्ताह से रथ यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज के सभी जिलों का भ्रमण करेंगे। इस दौरान उनके रोड शो और सभाएं होंगी। कुछ जिलों में होने वाली सभाओं में अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पंजाब के लिए कोरोना कहा है। मोरिंडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए चन्नी ने कहा कि हमें बाहर से आई बीमारी नहीं लेनी चाहिए। चन्नी ने यह भी कहा कि उन्होंने केजरीवाल को फोन करके उनका हाल पूछा है। केजरीवाल इस समय कोरोना संक्रमित हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक दिल्ली में आज भी जारी रहेगी। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने से आयोग की चिंता बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पालन में और सख्ती बरती जा सकती है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर आरएसएस अपनी ठोस रणनीति पर काम करने जा रहा है। हैदराबाद में आज से 7 जनवरी तक आरएसएस बीजेपी की समन्वय बैठक होने जा रही है। इसमें यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी से तालमेल पर बात होनी है, लेकिन यूपी चुनाव को आरएसएस ज्यादा तरजीह दे रहा है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बी संजय कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद पहुंचे जेपी नड्डा ने कल कहा कि पिछले 2 दिनों से जो कुछ भी हो रहा है वो तानाशाही है। वे कानून का पालन करते हुए बी संजय कुमार की गिरफ्तारी का विरोध करते रहेंगे। उत्तराखंड में बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सीपी सिंह ने कल देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद रहे उनके समर्थक भी कांग्रेस में शामिल हुए। बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सूर्य नमस्कार के विरोध को गलत करार दिया है। कहा, वो अभी भी 7वीं शताब्दी की सोच में जी रहे हैं। सूर्य नमस्कार अगर गलत है तो चंद्रमा को मानना भी गलत है, क्योंकि चंद्रमा का अस्तित्व तो सूर्य से ही है और मुस्लिम चंद्रमा को मानता है। क्या हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होंगे कोरोना के नए वेरिएंट? नए साल में लाइफ इंश्योरेंस खरीदना कितना आसान होगा? FASTAG से टोल कलेक्शन में कितनी बढ़ोतरी? बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं मनी 9 में। बीमा नियामक इरडा ने यह साफ कर दिया है कि सभी मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों में ओमिक्रॉन का इलाज कवर किया जाएगा। कोरोना स्पेसिफिक कवच और रक्षक पॉलिसी भी ओमिक्रॉन से जुड़े इलाज का खर्च वहन करेगी। यानी कोरोना का वेरिएंट कोई भी हो, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो बीमा कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है।
लाइफ इंश्योरेंस खरीदना अब महंगा होगा। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस और बजाज एलियांज लाइफ ने प्रीमियम 10 से 30% तक बढ़ा दिया है, तो दूसरी कंपनियां भी प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। इससे जिसका प्रीमियम पहले 9 से 10,000 रुपए तक था, अब 12 से 13,000 रुपए तक पहुंच जाएगा। कनाडा की एक अदालत ने क्यूबेक प्रांत में भारतीय एयरलाइंस, एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। ये मामला इसरो के एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और देवास के बीच हुए एक सैटेलाइट सौदे से जुड़ा है, जिसे 2011 में निरस्त कर दिया गया था। अब फीचर फोन से भी पैसों का लेन देन किया जा सकेगा। रिजर्व बैंक ने गांवों और कस्बों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है। इसमें भुगतान पूरी तरह से ऑफलाइन होगा, यानी आपको इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन या स्मार्टफोन की जरूरत नहीं रहेगी। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए SBI ने IMPS की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इसके साथ ही बैंक ब्रांच में IMPS के जरिए 2 से 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करने पर 20 रुपए प्लस GST का सर्विस चार्ज लगाया है। वहीं नेट बैंकिंग, मोबाइल और योनो के जरिए IMPC ट्रांजैक्शन पर कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। दिसंबर 2021 में देश में राजमार्गों पर फास्टैग से टोल कलेक्शन में करीब 16% की बढ़त हुई है। दिसंबर में 3,679 करोड़ रुपए का टोल कलेक्शन हुआ। इसी तरह दिसंबर में ई-वे बिल जनरेशन भी शानदार रहा। दिसंबर में इसकी संख्या बढ़कर 7.16 करोड़ तक पहुंच गई। अप्रैल 2018 में सिस्टम की शुरुआत के बाद ये अब तक दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। डिजिटल करेंसी चलाने वाला जमैका दुनिया का पहला देश बन गया है। बैंक ऑफ जमैका ने अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का परीक्षण पूरा कर लिया है। अब मार्च तक इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है। मार्च 2021 में CBDC प्रोटोटाइप का परीक्षण शुरू किया था। थर्ड वेव की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी है। अवर सचिव स्तर से नीचे के 50% कर्मचारी अब घर से काम करेंगे। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और विकलांग कर्मचारियों को भी कार्यालय आने से छूट दी जाएगी। कोविड कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारियों को भी ऑफिस आने से छूट दी जाएगी। रिलायंस जियो इन्फोकॉम एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ काम करने जा रही है। कंपनी रुपए में अब तक की सबसे बड़ी बॉन्ड बिक्री की योजना बना रही है। कंपनी 50 अरब रुपए के बॉन्ड 5 साल की मैच्योरिटी के साथ 6.20% कूपन रेट पर बेचेगी। इस धन का उपयोग वित्तीय देनदारियों को पूरा करने में किया जाएगा। हम आपको बता दें कि मनी टॉप 9 के खबरों के लिए आप ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @मनी लाइव को फॉलो कर सकते हैं और मनी 9 फॉलो करने के अलावा यूट्यूब चैनल को भी इसके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। LAC पर चालबाज चीन दरअसल कौन सी नई साजिश रच रहा है? बॉर्डर पर भारतीय सेना ने कैसे दिया ड्रैगन आर्मी को मुंहतोड़ जवाब? भारत ने श्रीलंका के साथ मिलकर जिनपिंग को कैसे पटकनी दी? और महंगाई से कैसे पाकिस्तानी त्रस्त हैं लेकिन मालामाल हो रहे हैं उनके प्रधानमंत्री इमरान खान? पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। चालबाज चीन LAC पर कोई न कोई हरकत करता रहता है। अब इस कड़ाके की ठंड में भी ड्रैगन ने पूर्वी लद्दाख में LAC के पार सीमा में करीब 60,000 सैनिकों का जमावड़ा लगा रखा है। भारतीय सेना भी चीन की साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस रही है। बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी गई है। सेना की स्थिति को मजबूत करने के लिए लद्दाख थिएटर में राष्ट्रीय राइफल्स यूनिफॉर्म फोर्स का गठन किया गया है। नए साल पर गलवान में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए चीन ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया था, जिसमें 1 इंच जमीन नहीं लेने देंगे जैसा उकसावे वाला स्लोगन लिखा था। भारत ने इस मोर्चे पर चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। नए साल पर भारतीय जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए गलवान घाटी में तिरंगा फहराया। इन तस्वीरों में भारतीय शूरवीर अत्याधुनिक हथियारों से लैस नजर आए। अपने प्रोपेगेंडा वीडियो के लिए मशहूर चाइनीज आर्मी को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वॉर ड्रिल करने का आदेश दिया है। जिनपिंग भी जानते ही होंगे कि उनकी सेना युद्धाभ्यास की जगह प्रोपेगेंडा वीडियो बनाने में ही लगी रहती है, इसीलिए उन्हें खुद ये आदेश जारी करना पड़ा। हालांकि इस तरह युद्धाभ्यास के बहाने अप्रैल 2020 में वो LAC पर आ गए थे। ये भारत के खिलाफ चीन की एक और साजिश भी हो सकती है। चीन के कर्ज जाल में फंसे श्रीलंका ने ड्रैगन को बड़ा झटका देते हुए भारत के साथ त्रिंकोमाली तेल टैंक समझौता किया है। इस डील के बारे में सबसे पहले 1987 में राजीव गांधी सरकार में जिक्र हुआ था, लेकिन ये समझौता 35 साल से लटका हुआ था। अब मोदी सरकार ने इस समझौते को साकार किया है। रणनीति लिहाज से काफी अहम इस समझौते के तहत भारत श्रीलंका मिलकर तमिलनाडु के बेहद करीब 61 तेल टैंक विकसित करेंगे। अपनी सीमा में चीन की घुसपैठ से परेशान ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेंग अब ड्रैगन की सीधे टक्कर लेने के मूड में हैं। वेंग ने कहा कि अगर अड़ियल चीन के फाइटर जेट्स ने हमारी सीमा में घुसपैठ की कोशिश की तो ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें नेस्त नाबूद कर देगा। कब्जाखोर चीन ताइवान को डराने के लिए अक्सर अपने फाइटर जेट से घुसपैठ करता रहता है। पिछले साल ही करीब 1000 बार घुसपैठ की थी।
परमाणु बम को लेकर अमेरिका और चीन के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के हथियार नियंत्रण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी फू कांग ने कहा कि उनकी सरकार अपने न्यूक्लियर वेपन्स का विस्तार नहीं कर रही है, लेकिन परमाणु हथियारों की जरूरत को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और परमाणु बमों को आधुनिक कर रहे हैं। चीन अब अमेरिका को आर्थिक चोट देने की तैयारी में चारों ओर से घेरने में जुटा है। ड्रैगन अमेरिका के पड़ोस में स्थित लैटिन अमेरिकी देशों में जबरदस्त निवेश कर रहा है। ऐसा करके चीन लैटिन अमेरिका का अधिग्रहण कर लेना चाहता है। इसके अलावा चीन ने कैरेबियाई देशों के साथ भी कर्ज समेत कई बड़े सौदे किए हैं। चीन के इस कर्ज जाल में ब्राजील, अर्जेंटीना और कोलंबियाई जैसे बड़े देश फंसते दिख रहे हैं। पाकिस्तान की जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, लेकिन पीएम इमरान खान ने पार्टी नेताओं को आदेश दिया है कि जनता तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं है। आपका प्रधानमंत्री ईमानदार और मेहनती है। लेकिन 2018 में करीब 3 लाख टैक्स देने वाले इमरान खान ने 2019 में 98 लाख टैक्स भरा, तो सवाल उन्हीं पर ही खड़े होते हैं। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि इमरान खान ने ऐसा कौन सा कारोबार किया जो उनकी आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ गई। आतंकियों का अड्डा बने पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार ने देश में तानाशाही की मांग की है। पत्रकार हसन निसार ने कहा है कि पाकिस्तान में तानाशाही के अलावा कोई और चारा ही नहीं है। यहाँ लोकतंत्र की कोई जरूरत नहीं है और लोकतंत्र की बात करने वालों को गोली मार देनी चाहिए। देश में कम से कम 15 सालों के लिए तानाशाही सरकार होनी चाहिए, तभी पाकिस्तान की परेशानियां दूर होंगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।